जय हिंद दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका इस वीडियो में बहुत स्वागत है और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। तो वैसे तो दोस्तों ये टाइम पे हम एडिटोरियल डिस्कशन का वीडियो लेके आते हैं, लेकिन आज हम एडिटोरियल डिस्कशन नहीं करेंगे। उसकी जगह हम क्या करें कि जो यूपीएससी का जो भी रिसेंटली मेंस का पेपर रहा है जीएस 3 का, अब जीएस 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आए थे उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्विक एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चंस इस बार रहे थे और आईआर की तरह, जैसे अभी सुबह हमने आईआर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था जीएस 2 का, यहां पे आईआर की तरह इंटरनल सिक्योरिटी में भी 4 क्वेश्चंस थे और यहां पे भी 2 क्वेश्चंस थे जो कि आपके 10 मार्क्स के थे और 2 क्वेश्चंस थे जो कि आपके 15 मार्क्स के थे। तो यानी कि वही 50 नंबर का हमारा इंटरनल सिक्योरिटी रहा और 50 नंबर 250 में से 250 में से, यानी कि वही 20% 20% जो वेटेज रहा जीएस 3 के पेपर में, वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का रहा। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चंस भी बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पे आए थे। हर साल इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस वही 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पे आते हैं, जिसके लिए कोई ज़्यादा हमको इन डेप्थ यहाँ पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली हम अपने करंट अफेयर्स में से, हमारे नॉर्मल रिसोर्सेज में से, हमारे पेड इनिशिएटिव्स और हमारे फ्री इनिशिएटिव्स भी काफ़ी हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी की तैयारी के लिए। सो दोस्तों आइए पहले नजर मारते हैं क्वेश्चंस पे। अब अगेन ये बात मैं कह रहा हूं कि इजी था, ये था, वो था। आप सब कहेंगे कि सर आप अभी बोल रहे हैं, आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो नक्सलिज्म क्या है, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी क्या है, बातें सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, लेकिन लिखें कैसे। तो अब चैलेंज हमारे लिए क्या रहता है दोस्तों? चैलेंज ये रहता है कि जिस बच्चे ने अगर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है ना, तो वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन अगर हम ये अनुभव करना चाह रहे हैं कि हम अपना पहला मॉक, अगर हमको देखिए हम खुशकिस्मत है, फॉर्चुनेट है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद यदि आप कोई भी मेंस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपने एक सवाल भी कभी नहीं लिखा जिंदगी में, तो कहें कि हम वहां पर जाके 3 घंटे में 20 सवाल कर लेंगे, वो नहीं होने वाला। अगेन मैं यही बात बोलूंगा दोस्तों कि क्वेश्चंस इजी हैं, डुएबल हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज है 20 क्वेश्चंस को 3 घंटे में करना। वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हम क्या करते हैं ना, बच्चे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन का मेरे को बहुत अच्छा आंसर आता है। अब वो 150 शब्दों का क्वेश्चन होगा, लेकिन आप उसमें 5-6 पेज लिख के आ जाएंगे। चलो इतनी जगह प्रोवाइडेड नहीं रहती, लेकिन आपको होगा कि इसमें मैं ज़्यादा एनर्जी लगा दूं। लेकिन हमने ये नहीं देखते कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कवर करने हैं। और दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चंस भी अगर हम छोड़ के आ जाएं तो वो हमको बहुत महंगा साबित हो सकते हैं। अगर हमने रैंक लेना है, डबल डिजिट रैंक लेना है, हमने अच्छी लिस्ट में आना है, तो इस करके हमको बहुत ज़रूरी है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। खैर, तो पहला क्वेश्चन जो रहा था, यहां पे बात करी गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे। तो पहले तो डिस्कस करिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। उसके बाद आप ये बताइए, ये 150 शब्दों में आपने आंसर करना है कि डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि एग्जिस्ट करता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स पे, यानी कि अक्रॉस, अगर हम ट्रांस नेशनल लेवल्स की बात करें, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज की बात हो रही है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संगठित अपराध। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देंगे। ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, जहां पे कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, मार्केट ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये एक देश में नहीं लेकिन एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं और ये अपने काले कामों को इलीगल तरीकों से एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बनते हैं? संगठित अपराध की हम बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया आपका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है, या वाइल्ड लाइफ और कल्चरल प्रॉपर्टीज को स्मगल करने की बात आ जाती है। तो कल्चरल प्रॉपर्टीज की जहां पे बात आती है, आपने सुभाष कपूर जी का नाम जरूर सुना होगा। सुभाष कपूर जो कि इंडियन अमेरिकन है, 2011 में उनको पकड़ा गया था। तो $100 मिलियन का इलीगल जो कल्चरल प्रॉपर्टीज का ट्रेड है वो कर रहे थे। तो मतलब फॉर एग्जांपल आप 1-2 लाइनें यहाँ पे बता सकते हैं सबके बारे, और वहाँ पे जब हम कल्चरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सुभाष कपूर का एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि वो ये जो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ जो कि लीगल स्मगल करते थे, वो फिर दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजियम्स में वो सेंड करते थे और उनसे काफ़ी पैसा कमाते थे। अब ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स है, तो ये देखिए जो सारे काले काम है, ये इससे पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा आपके पेटीएम या गूगल पे अकाउंट में तो नहीं जा रहा है ना। ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा देखो, चलो काले कामों से पैसा किया जा रहा है, तो काले काम को, यानी कि आपके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी जो बनाने का काम होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। लेकिन ये जो पैसा है ये जाता है टेरर एक्टिविटीज के लिए, आतंकवाद एक्टिविटीज के लिए। फिर यहां पे बात आती है जो कि नेक्सस है,
नेक्सस जो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां पे यह भी समझना जरूरी है कि टेररिज्म, आतंकवाद, संगठित अपराध से कैसे डिफरेंट है। देखिए, टेररिज्म, आतंकवाद की बात करें, वो एग्जिस्टिंग सरकार को ओवरथ्रो करने में बिलीव करता है। मान लीजिए जैसे हम बात करें तालिबान की, ठीक है, अब तालिबान ने टेरर प्रमोट करके अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो किया। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम क्या एम करता है? ऑर्गेनाइज क्राइम को होता है कि मैंने सरकार को अनसीट नहीं करना, चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में हो, मैंने एक पैरेलल सरकार बनानी है। यानी कि ये जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो काले काम जो लोग करते हैं, दैट कैन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो नेक्सस पाया जाता है ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और इन सब के बीच में, जो कि इस तरह का काला काम करते हैं। तो ये एक पैरेलल सरकार बनाते हैं जो कि कोएग्जिस्ट करती है विद द एग्जिस्टिंग लेजिटिमेट सरकार। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो है ना, देखिए अब इस तरह के कामों में नॉन वायलेंट तौर तरीके यूज किए जाते हैं। लेकिन आतंकवाद में आप बम बारूद यूज करते हैं, गोलीबारी यूज करते हैं, वहां पे आप वायलेंट ऑब्जेक्टिव्स को, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वायलेंट तरीकों से मीट होते हैं। और जो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, उसमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते हैं, उसमें केवल आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने की बात आती है। लेकिन आतंकवाद में वायलेंट मीन्स यूज होते हैं और आतंकवाद में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मीट करने की बात होती है। तो एग्जांपल यहां पे हम तालिबान का भी दे सकते हैं। क्या लिंक्स हैं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बीच में? तो देखिए दोस्तों, जो अगर हम भारत की बात करें तो जो लिंक्स हैं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बीच में, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल दोनों पे एग्जिस्ट करते हैं। तो चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इन नॉर्थ ईस्ट हो, अगेन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पे ये बात भी समझना जरूरी है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक आता है बॉर्डर मैनेजमेंट का, जहां पे ये बात मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं बहुत पोरस हैं, और पोरस बॉर्डर्स के चलते इलीगल हथियारों का यहाँ पे स्मगल करना, ड्रग्स का स्मगल होना, बच्चों का स्मगल होना, औरतों का स्मगल होना बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो किए जाते हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज, अगर हम अपने नेबरहुड की ही बात करें, अब इन ऑर्गेनाइज क्राइम से जो पैसा जो जनरेट होता है वो कहाँ जाता है? वो ये इंसर्जेंट्स के पास, वो नक्सल्स के पास जाता है, वो टेररिस्ट के पास जाता है। तो टेररिस्ट हो, इंसर्जेंट्स हो नॉर्थ ईस्ट के, या नक्सल्स की बात करें सेंट्रल इंडिया की, हालांकि अब इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स और नक्सल रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अब नीचे डिप आ चुका है अगर हम आंकड़ों की बात करें। लेकिन पैसा कहाँ पे जाता है? पैसा उनके ये एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने में जाता है। सबसे पहली बारी जब टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का जो लिंक है हमारे सामने आया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो बॉम्बे ब्लास्ट में आया था, जो कि आपको याद होगा मार्च 1993 में 13 बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में करे गए थे। और वो किसकी ब्लेसिंग्स के द्वारा हुए थे? दाऊद इब्राहिम की ब्लेसिंग्स के द्वारा। दाऊद इब्राहिम ने पैसे दिए थे ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट कैरी करने के लिए। तो दाऊद इब्राहिम का जो सिंडिकेट है वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स कंडक्ट करता है। जो पैसा जाता है वो पैसा फनल होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। तो ये पहला जो इंसिडेंट है, यहाँ पे हम लिख सकते थे कि पहला इंसिडेंट बॉम्बे ब्लास्ट के टाइम पे हमारे सामने आया था। फिर टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग की बात आती है तो यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट यानी कि हम बात करें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान साउथ एशिया में, और अगर हम बात करें गोल्डन ट्रायंगल की तो म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसके चलते जो इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो यूएन कन्वेंशन है अगेंस्ट द टीओसी यानी कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। बहुत ब्रीफली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये जो कन्वेंशन है 2000 में यूएनजीए के सेशन में अडॉप्ट करा गया था, और दिस केम इनटू फोर्स इन 2003। और जो भी सिग्नेटरी स्टेट्स हैं जिन्होंने रैटिफाई करा है, आई वोंट से सिग्नेटरी बट जिन्होंने इस कन्वेंशन को रैटिफाई करा है, वो जितनी भी ट्रेनिंग या टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड रहती है अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि कैसे वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की, ताकि इस तरह के संगठित अपराधों से लड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, ये एक पार्ट है। अगेन इसको 150 वर्ड्स में हमने आंसर करना है। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी, अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी क्यों बन जाती है? बिकॉज देखिए हमारी जो कोस्ट लाइन है दैट इज मोर देन 7500 किलोमीटर्स। इनफैक्ट हमारे देश में ज्यादा सी फेयरिंग पीपल हैं, मोर देन इवन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। तो हमारे यहाँ पे 13 मैरीटाइम राज्य और आइलैंड टेरिटरीज हैं। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ अगर हमको टाइम मिलता है। अगर देखिए वैसे तो हमको 7 to 8 मिनट्स में आंसर करना होता है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है और अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ करके वहां पे दिखा सकते हैं, थोड़ा आपको 1-2 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे, आपको उसमें फ़ायदा ही रहेगा अगर आप ये ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो देखिए ये हमारे 9 राज्य हैं
यानी कि अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें और हमारे बाकी जो आइलैंड टेरिटरीज की बात करें, दमन है, दियो है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और अंडमान है, और बाकी ये 9 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो ये 9 स्टेट्स यहाँ पे आ गए, तो हम ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी की कोई ऐसे कॉमन अग्रीड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी को क्लासिफाई किया जाता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी में, मरीन एनवायरनमेंट की बात करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें। तो अगेन मैरीटाइम कंसर्न्स कैसे आते हैं, चाहे वो पायरेसी है, चाहे वो इलीगल वेपन स्मगलिंग है, अगेन जो हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, तो चाहे वो थ्रू लैंड हो चाहे वो थ्रू सी हो, तो इलीगल वेपन स्मगलिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग पानी सी के जरिए भी किया जा रहा है, या इलीगल इमिग्रेशन की हम बात करें ना। उसके बाद अगेन यहाँ पे हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करते हैं, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज देखिए बहुत सारा जो मैरीटाइम ऑयल ट्रेड है, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से लेके स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, तो हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। तो जो चाइना की जो पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, कि कैसे इंडिया को इंडियन ओशन में ही इनसर्कल करना, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड लाइंस है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है इन कमर्शियल इन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए हमारा ट्रेड होता है। अब हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, तो एक तो हम यहाँ पे सागर की बात करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसको 2015 में रोल आउट किया गया था मोदी जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन रीजन में बन सकते हैं। अमेरिका का यह भी कहना है, अमेरिका वांट्स टू सी इंडिया एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन एज वेल। उसके लिए हमको डेफिनेटली अपनी एक जो मैरीटाइम जो हमारी पॉलिसी है, जो नेवल स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी की जहाँ पे बात करी जा रही है, तो इंडियन ओशन रीजन में कैसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं और कैसे इकोनॉमिक रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं ऑफ द फ्रेंडली कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। उसके अलावा हमारा मिशन सागर है, जो कि हमने मई 2020 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पे मिशन सागर के चलते ये हमारा इनिशिएटिव था, जो कि कोविड वैक्सीन को डिलीवर करने की बात करी गई थी, खास करके मालदीव्स में, मॉरिशस में, मेडागास्कर में, सेशल्स में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक का भी मेंशन कर सकते हैं हम, यहाँ पे मेंशन क्वाड का भी कर सकते हैं। हालांकि क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्वाड एक मिलिट्री अलायंस या सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, लेकिन क्वाड में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड करने की बात करी गई है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक, जैसे कि मैं बार बार थोड़ा लाइट हार्टेड वे में कहता भी रहता हूँ, वो चाइना पीड़ित समाज। तो कैसे ये जो देश है इंडो पैसिफिक में, जो चाइना की मस्कुलर पॉलिसी से जो काफ़ी खफा है, तो कैसे हम यानी कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, कैसे ये 4 देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में। तो अगेन मैरीटाइम सिक्योरिटी से क्लोजली रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, बट नॉट एग्जैक्टली। उसके बाद इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर की बात आती है, जो कि हमने इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, जो कि गुरुग्राम में 2018 में बनाया गया था, जहां पे जो डेटा शेयरिंग है as far as the threats for commercial shipping is concerned, तो जो भी देश हैं, जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं इन द इंडियन ओशन रीजन, तो वो इस सेंटर के जरिए डेटा शेयर करते हैं अगर उनके कमर्शियल शिप्स को किसी भी किस्म का थ्रेट है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पायरेसी रिलेटेड इवेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है, 250 शब्दों में हमने इसको आंसर करना है। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये एक पार्ट है। कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy। दोस्तों आंसर शुरू करने से पहले आपको मैं एक आप यहाँ ना स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ एडिटोरियल डिस्कशन का। 15 अप्रैल 2022 को ही ये आर्टिकल जो है हिंदू एक्सप्लेन्स में आया था कि क्या फीचर्स हैं इंडिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की, जो कि हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। तो अगेन पर्पस क्या है यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाने का, वो ये है कि अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को भी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, तो आपका इजीली जीएस के पेपर में, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आईआर से या इंटरनल सिक्योरिटी से ओरिएंटेड नहीं है, सोशल इशू से ओरिएंटेड हो या गवर्नेंस से ओरिएंटेड हो, वो भी एडिटोरियल्स में आते रहते हैं, राइट। तो एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे दिन के हम 2 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करें अपनी वीडियो में, चाहे 3 करें, कभी कभी 4 भी करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने जीएस के एग्जाम्स में आंसर करने में प्रॉब्लम आएगा या आपको कंटेंट की प्रॉब्लम रहेगी। ये ज़रूर है कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। कहो कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके और न्यूज़पेपर्स पढ़ के मैं मेंस का एग्जाम देने चले जाऊं, तो नहीं बात बनने वाली। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो पहला मॉक है वो मेंस के दौरान नहीं हो सकता कि आप अपना पहला क्वेश्चन ज़िंदगी में उस समय लिख रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो सकती है।
चलिए तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जहां पे बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी किससे डील करता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात आती है, नेटवर्क्स एंड डेटा इन साइबर स्पेस की बात आती है। ठीक है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में बिकॉज अक्सर साइबर जो हम साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं, फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर कहा जाता है साइबर वॉरफेयर। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंटिव मेथड्स पे एम्फोसाइज किया जाता है कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका क्रिटिकल डेटा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है कि उसको हैक ना किया जाए, स्टील ना किया जाए। अब देखिए आज के ज़माने में पैंडेमिक के चलते भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हुए लोगों के साथ, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी ऐसे मामले सामने आए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे रैंसमवेयर अटैक्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं। और देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, खास करके एनिमी कंट्रीज़ की बात करें, अब साइबर अटैक्स करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े हथियारों की इस्तेमाल की तो ज़रूरत है नहीं, आपने कोई बहुत बड़े मिसाइल्स तो नहीं आपने टारगेट करने अपने ओपोनेंट नेशन के टूवर्ड्स। तो आप ऐसे बहुत सारे, अब चाइना की बात करें, बहुत सारे उन्होंने टीम बनाई हुई है, हैकर्स को उन्होंने हायर किए हुए हैं जो कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ की बात आती है साइबर सिक्योरिटी में, तो हमारे पावर एनर्जी ग्रिड्स हों, हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस हों, हम अपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, स्पेस सिस्टम्स की बात करें, ये वल्नरेबल हमारे सेक्टर्स आ जाते हैं। यानी कि कोई भी इंसान कहीं पे भी बैठा, दुनिया के किसी मर्जी कोने में बैठा, क्या पता किसी सरकार ने उसको हायर किया हो, हमारे कोई एनिमी नेशन हो, उसको हायर करके इस तरह के अटैक्स हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे कैरी ऑन कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की जहां पे बात आती है, तो जो CIA है उसके हिसाब से 3 एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं। एक तो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, कि वो सिर्फ ऑथराइज पार्टीज को अवेलेबल है। दूसरा आता है डेटा इंटेग्रिटी, कि जो डेटा है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, टैंपरिंग नहीं करी गई है, जो भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है। अब यहाँ पे ये बात हमने नहीं मेंशन करनी कि हमारे यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं अभी आया, फिर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से डाइग्रेस करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी बात अवेलेबिलिटी। आप बैंक जाते हैं, आपने अपने अकाउंट में से पैसे निकालने हैं चेक के जरिए, ATM के जरिए, तो आपका वो पैसा है, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, तो आप जब निकालना चाहेंगे तो आपको मिलेगा। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है, अगर वो आपसे पर्टिनेंट है तो वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए, जब अगर आप उसको ऑथराइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस पाने के लिए। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, ऑथराइजेशन एक्सेस किसी और के हाथ में हो, तो अगेन फिर वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है आपके लिए। उसके बाद जहां पे नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात आती है, तो बहुत डिटेल में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। अब इस तरह की बातें हम अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 2021 में 218% इंक्रीज देखने को मिला था रैंसमवेयर अटैक्स में, और 10th मोस्ट टारगेटेड कंट्री बना इंडिया ग्लोबली, एंड सेकेंड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो अगेन मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं तो हमारे आंसर थोड़ा डिफरेंट लगेगा बाकियों से। अब जहां पे नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि 2020 से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पे हमने ये भी जरूर लिखना है कि इसको कंसेप्चुलाइज किसने किया था, बाय लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी ने। ठीक है, ये 22 पेज की रिपोर्ट है जहां पे बहुत सारे एरियाज के ऊपर बात करी गई है। 22 के 22 पेज तो हमने यहाँ पे नहीं लिखने, जरूरी बातें क्या हैं, जरूरी बातें यहाँ पे लिखनी है। तो अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हाई डज इंडिया नीड अ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये 250 शब्दों का है, तो 50 वर्ड्स में अगर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, 50 वर्ड्स में हमने यहाँ पे भी बात कर ली, और थोड़ा सा 50 वर्ड्स हमने आगे जाके बात कर ली, यानी कि 200-250 शब्दों में अपने एक अच्छा सा आंसर बना लिया हमने। तो चलो अगर हमने इंट्रोडक्शन में 100 वर्ड्स में भी आंसर लिख लिया कि चलो थोड़ी इंट्रोडक्शन दे के हमने ये लिख दिया कि व्हाई डज इंडिया नीड अ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, और उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में क्या फीचर्स हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने मेंशन कर दिए, तो आराम से 250 शब्दों में हमारा आंसर बन सकता है। क्यों हमको साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चाहिए, बिकॉज देखिए इंडिया यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत है, बिकॉज अभी पीछे हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, साइबर थ्रेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का ये कहना है कि महाराष्ट्र इज द मोस्ट टारगेटेड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, 1 in 4 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि 25% जो हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर सफरिंग अ रैंसमवेयर अटैक। ये हायर है दैन द ग्लोबल एवरेज विच इज 21%। ठीक है, और इस तरह के जो अटैक्स हमारे कंपनीज के ऊपर, चाहे वो छोटी कंपनी है चाहे वो बड़ी कंपनी है, इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हमारी सरकारी कंपनीज और इवन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जो बढ़ रहे हैं, इसके चलते बहुत जरूरी है कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें। तो मेन जो फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट कहाँ पे है, बिकॉज देखिए डिजिटाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी है, मोस्टली पेमेंट्स आज के ज़माने में डिजिटल हो रही हैं, उसमें भी बहुत घोटाले हो रहे हैं, उसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, आपको आपके फ़ोन में कोई मैसेज आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट में से सारा का सारा पैसा खाली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के फिशिंग अटैक्स की बात करें, रैंसमवेयर की बात करें। ठीक है, तो चाहे आप छोटी कंपनी है, चाहे आपका मीडियम बिजनेस है, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना पॉलिसी के जरिए कि कैसे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, खास करके उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये सब बातें इस रिपोर्ट में मेंशन करी गई हैं।
अब क्या क्या मेजर्स सजेस्ट करे गए बाय द रिपोर्ट, तो एक तो देखिए, एक तो यहाँ पे बजटरी प्रोविजंस की बात करी गई है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने बजट बहुत कम रखा है। यकीन ये आर्टिकल में से ही बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपके सामने, जो आर्टिकल 15 अप्रैल को शेयर किया था, कि जो एलोकेशन है बजट का वो हमने बहुत कम रखा है। हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है जो कि इस तरह के थ्रेट्स के साथ डील कर सके। हमारी पुलिस एजेंसी के पास इतने ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट के चलते, रिसर्च इनोवेशन के चलते यहाँ पे ये रिपोर्ट में बातें मेंशन करी गई हैं। और अंत में जाके जो मेजर्स सजेस्टेड बाय द रिपोर्ट, तो यहाँ पे साइबर इंश्योरेंस की बात करी गई है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है बिजनेसेस में बढ़ रहा है, तो क्यों ना साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करे जाए। साइबर डिप्लोमेसी की बात करी गई है, तो जैसे हमारे राजदूत हैं, फॉरेन जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो बाकी देशों में जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, उसी तरह से जो हमारी जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, अब इनफैक्ट ये साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है जो कि इन दोनों ब्लॉक्स में डिस्कस भी किया जाता है। तो सरकार एक तरह से साइबर एनवॉयस यानी कि साइबर डिप्लोमैट्स भी क्रिएट कर सकती है, यानी कि इस तरह के टेक्निकल लोगों को हायर करना, मे बी थ्रू लेटरल एंट्री, ताकि इस तरह की रीजन्स में, इस तरह की कंट्रीज में जाके इस तरह की बातों में बातचीत कर सकें। ठीक है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। क्या हमारे पास ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल हैं जिनको अच्छी तरह से पता है कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और एक्सक्लूसिव कोर्ट सेट किए जाएं जो कि स्पेशली डील करेंगे विद द इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करी थी। अंत में क्वेश्चन है नक्सलिज्म के ऊपर। तो नक्सलिज्म एक सोशल, इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट इशू है जो कि मैनिफेस्ट कर रहा है एज अ वायलेंट इशू इन द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इस कंटेक्स्ट में डिस्कस करिए जो इमर्जिंग इश्यूज हैं एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब हम देखते हैं हमको नहीं समझ आता कि हमने क्या आंसर करना है। नक्सलिज्म क्या है हमने पढ़ा होगा, हमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, नक्सलिज्म के बारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, कोई वीडियो देखा होगा, कोई किताब में पढ़ा होगा, लेकिन आंसर करना नहीं आ पाता। एक बात आपको मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि हमको ना मेंस में कई बार वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं भी आता होता। क्लोज टू दैट हमको कई बार इन्फॉर्मेशन पता होती है, लेकिन कई बार हमको क्वेश्चन में थोड़ा ब्लफ करना पड़ता है, बिकॉज क्वेश्चन कंप्लीटली खाली छोड़ने से बजाय आप कुछ ना कुछ इसमें लिख के आ रहे हैं, चाहे उसका आपको 2 ही नंबर मिले तो वो बहुत जरूरी बात है, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो 1 या 2 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये कोई एग्जाम वैसा तो है नहीं कि 20 क्वेश्चंस आपने करे तो आपके 250 में से 250 आएंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है ना। अब वो स्केलिंग की जाती है, खैर जो स्केलिंग कैसे होती है वो हमारी वहाँ पे हमारी हेडेक नहीं है, वो स्केलिंग वाला चलो काम यूपीएससी का है, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप घबरा जाए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की बात करी जा रही है। तो जो मेजर्स भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं पिछले कुछ 15-20 सालों में टू फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म, वही स्टेप्स हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो शुरुआत में हम पहले नक्सलिज्म के बारे में मेंशन करेंगे कि नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, ये मूवमेंट 1967 में शुरू हुई थी। किसकी लीडरशिप के अंदर? चारू मजूमदार की लीडरशिप के अंदर। नक्सल जो है वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ से डिराइव करते हैं? कम्युनिज्म से, माओ से, जो टीचिंग्स हैं माओ जेडोंग की, वहाँ से डिराइव करते हैं। और यहाँ पे ये लाइन जरूर मेंशन करनी है, अगले साल भी अगर आपको नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगले साल अगर आप अपना मेंस पहली बार लिख रहे हैं और आपको यही क्वेश्चन आता है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो नक्सलिज्म के क्वेश्चन में ये बात मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि नक्सलिज्म जो है सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बात मेंशन करनी बहुत जरूरी बनती है। फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें नक्सलिज्म की, स्टेट में स्टेट के एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा ये शुरू करना, मोबिलाइज करना। चाहे स्टेट सड़क बना रही है, स्टेट की बात करूं मैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, चाहे किसी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में सड़क बनाई जा रही है, कोई हाईवे बनाया जा रहा है, कोई मॉल बनाया जा रहा है, या कोई रोजगार इनिशिएटिव्स जनरेट करे जा रहे हैं, तो कैसे लोगों को भड़काना, कैसे गरीब लोगों को भड़काना, कैसे आदिवासी लोगों को बढ़ाना कि भाई नहीं, ये जो काम आपकी जो राज्य सरकार कर रही है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, ये आपके हित में नहीं है, कि आपके जंगलों को काटा जा रहा है, आपके जंगलों को डिस्ट्रॉय करके, वातावरण को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे सड़क बनाई जा रही है, तो ये सरकार आपके वेलफेयर के अगेंस्ट है। इस तरह की भावना लोगों के मन में डाली जाती है। और नक्सल्स को मसीहा माना जाता है, रॉबिन हुड माना जाता है गरीब लोगों का, डाउन ट्रॉडन का, खास करके बहुत गरीब आदिवासियों का। ये पुलिस को और उनके एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करते हैं। एक बात आपको और बता दूं, जो आज के टाइम पे जो नक्सल्स हैं, हालांकि नक्सलिज्म रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं, जो नक्सलिज्म रिलेटेड जो इनकाउंटर्स हैं, वो अब थोड़ा कम हो गए, वी हैव सीन अ डिप ऑफ लेटली, लेकिन नक्सल्स के पास पुलिस से भी ज्यादा, सीआरपीएफ से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार होते हैं।
अब ये नहीं कि वो आदिवासी लोग हैं तो वो डंडे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी पुलिस के पास, हमारी एजेंसीज के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं होते जो उनके पास होते हैं। वो कहां से आ रहे हैं उनके पास वेपन्स? अगेन वो आता है ना नेक्सस, जो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या नक्सलिज्म के हम नेक्सस की हम बात करें, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए जो पैसा जनरेट होता है वो कहाँ पे जाता है? वो फंड करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को, इस तरह की नक्सल एक्टिविटीज को, या इंसर्जेंसी बेस्ड एक्टिविटीज को। ठीक है, अलग बात है ना, टेररिज्म अलग है, इंसर्जेंसी अलग है, आपका नक्सलिज्म अलग है। ठीक है, टेक्निकली तीनों चीजें अलग लगाती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए इन एक्टिविटीज को फंड किया जाता है। अब नक्सल्स क्या करते हैं? रेल, रोड या पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान कैसे डेवलपमेंट से भटका सके, कि नहीं जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके हित में नहीं हो रहा। सरकार की अप्रोच क्या रही है? तो आपने यहां पे क्या मेंशन करना है, घबराना नहीं है कि ये देखे कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की बात करी गई है। अप्रोच सिंपल रखें। सरकार की अप्रोच क्या रही है? 2006 में सरकार ने, भारत सरकार ने एक नक्सल मैनेजमेंट डिवीजन का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था होम मिनिस्ट्री के अंदर, विद इन द होम मिनिस्ट्री। फिर यहाँ पे डी बंदोपाध्याय कमेटी की आपने मेंशन, अब यहाँ पे इस कमेटी का यहाँ पे नाम मेंशन करना है कि ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2006 में सेटअप करी गई थी, डी बंदोपाध्याय कमेटी। और उस कमेटी ने क्या बात बोली थी? एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। फिर आपने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम्स की बात करनी है, जो कि एक्सटेंड कर दी गई थी 2025-26 तक। ये 2020-21 तक थी, लेकिन इसको एक्सटेंड अभी और 5 साल के लिए कर दिया गया है। तो जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, या वो माओस्ट अफेक्टेड स्टेट्स में हो, तो ये स्कीम जो है इन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की बात करती है। कैसे नए बटालियंस को रेस किया जा सकता है, कैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को प्रोक्योर किया जा सकता है, कैसे हाईटेक फोरेंसिक लेबोरेटरीज बनाई जा सकती हैं। बिकॉज अगेन ये जो नक्सल्स हैं, जो माओइस्ट हैं, ये डंडे के साथ या कुल्हाड़ी के साथ नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास पुलिस से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी पुलिस एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, और जो हम अपनी CRPF की भी बात करें, उनके पास बेटर सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि मल्टी लेयर्ड अप्रोच की बात हो रही है, मल्टी लेयर्ड अप्रोच टू फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म, तो अगेन यहाँ पे हमने नीति आयोग का जो भी रिसेंटली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स है, ये जो भी इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था, ताकि जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, उनको कैसे डेवलप किया जा सके। फिर यहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम की बात आ जाती है कि 2017 से दिस इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस प्रोग्राम। अब सिविक एक्शन प्रोग्राम में इंडिविजुअल ओरिएंटेड अप्रोच की बात करी गई है कि कैसे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है पुलिस एजेंसीज और लोकल कम्युनिटीज के बीच में, कैसे उस ट्रस्ट डेफिसिट को थोड़ा कम किया जा सकता है, और लोगों को मारने की बजाय, रादर देन काउंटिंग द पीपल वी हैव शॉट डेड, फोकस पुलिस एजेंसीज का, आर्मी का, CRPF का फोकस कहां पे होना चाहिए कि विनिंग द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ पीपल। फिर यहां पे रोशनी स्कीम की बात आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट करी जाती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, ये 2013 में लॉन्च करी गई थी, जहां पे 50,000 रूरल मेन और वुमेन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा द 24 वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, द 24 वर्स्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। और स्पेशल एम्फेसिस कहां पे दिया जाएगा? जो कि बहुत ही गरीब आदिवासी हैं, जो कि PVTG की बात करते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके ऊपर एम्फेसिस दिया जाएगा कि कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट इंपार्ट करी जा सकती है। और अंत में हम यहाँ पे बात करेंगे समाधान स्ट्रैटेजी के बारे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि S स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A यानी कि अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M यानी कि मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि देखिए साम दाम दंड भेद ये सब चीजें अपनानी पड़ती हैं। सिर्फ कहो कि सिर्फ आप अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाइए, उससे ही नक्सलिज्म से आप फाइट कर लेंगे, नहीं, आपको नरमी भी दिखानी पड़ेगी, आपको सख्ती भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की यहाँ पे बात करी गई है कि कैसे आप अपनी एजेंसीज की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना वो एफिशिएंट हुए हैं माओइस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स को कम करने में। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को कैसे हार्नेस किया जा सकता है। माओइस्ट के पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है एज कंपेयर टू आवर पुलिस एजेंसीज। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इंश्योरिंग कि माओइस्ट को, नक्सल्स को किसी भी किस्म का एक्सेस नहीं मिलता फॉर फाइनेंसिंग, यानी कि जो नेक्सस है ऑर्गेनाइज क्राइम और नक्सलिज्म के बीच में, वो कैसे तोड़ा जा सकता है। तो ये सब बातें दोस्तों जनरल बातें हैं, हम ये अपने लेक्चर्स में, पेड लेक्चर्स में भी बातें डिस्कस करते रहते हैं। और इन द रीसेंट पास कोई नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई आर्टिकल या एडिटोरियल तो नहीं आया था, बट खैर ये 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे, मेरा मोटिव अगेन यही था कि आपको 40 पॉइंट्स देने का, जिसके जरिए आप अपने एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। सो दोस्तों यही कोशिश थी, आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो ये थे हमारे 4 सवाल। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोज़ में। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।